1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना करियर चालू किया। उस नौकरी में जो मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में मेरी पहली सैलरी हुआ करती थी 750 रुपए, 750 रुपीज ओनली। 750 रुपए की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हमारा अच्छा नहीं था। 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी, पूरी फैमिली में सबसे छोटा मैं था। मेरे फादर जब मैं 9 साल का था तब रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उनको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ 250 रुपए उनकी पेंशन आया करती थी, थोड़ा बहुत मकान बड़ा था, उसका 250 रुपए किराया आया करता था। 6 भाई बहन उस समय स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। हमारी माँ बाप बड़ी मेहनत से, कसमकस से हम लोगों का पालन पोषण करा रहे थे। माँ पूरे दिन भर लगी रहती थी काम पर, कभी अचार बना रही, कभी पापड़ बना रही, कभी क्या बना रही, उसको सेल कर रही। फादर भी अपना काम कर रहे और हम सारे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा करते थे। और माँ बाप का सपना था कि किसी तरह ये सबसे लास्ट वाला भी पढ़ लिख जाए। एक दिन मैंने पढ़ाई पूरी की और एक प्राइवेट नौकरी से अपना करियर चालू कर दिया। लेकिन ये पैसे कमाने की जो तमन्ना है ना, मेरी नई नहीं थी। जब मैं छोटा था ना तभी केवल पैसों के बारे में ही सोचता था। जब बच्चे क्रिकेट और गिल्ली डंडा के बारे में सोचते थे, उस समय में पैसों के बारे में सोचता था। और भाई साहब, पैसा कमाना चाहता था। 6ठी क्लास में जब हम पढ़ते थे तो 5 पैसे मिलते थे सप्ताह में टॉफी के लिए। और आपको आश्चर्य होगा कि हम टॉफी नहीं खाते थे, 5 पैसे की बचत कर लेते थे। सब बच्चे टॉफी खाते थे। हमारी क्लास में 5वीं क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम था ललिता राजपूत। वो मुझे बहुत चिढ़ाती थी। वो एक टॉफी लाती थी, 7 दिन तक उसको चलाती थी। ज्योमेट्री बॉक्स में अपनी टॉफी रखती थी और जो ही हम उसे देखते, वो ज्योमेट्री बॉक्स में से टॉफी हमारे सामने निकालती और चाटती और उसको रेपर लगा के वापस रख देती। तो हमें भी बहुत इच्छा होती थी कि इसको भी हम चिढ़ाएं एक बढ़िया टॉफी लाकर। लेकिन जब भी हम ये सब सोचते थे तो मन में आता था, यार भाड़ में जाए, इसकी टॉफी से हमें क्या लेना देना, हमें तो बचत करनी है। और भाई साहब, 6ठी क्लास में 1 रुपया 65 पैसा मैंने टोटल जमा पूंजी अपनी बना ली थी। 1 रुपया 65 पैसा, गोली नहीं खाता था। और 6ठी क्लास में तो मैंने अपने भाई से लोन भी ले लिया। लोन लेने तक की कला मेरे पास 6ठी क्लास में आ गई थी। लोन किसको मिलता है पता है? लोन सिर्फ उसी को मिलता है जब सामने वाले को, यानी लोन देने वाले को, ये पता चल जाए कि ये वापस आ जाएगा, तो ही वो देता है। चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई इंसान हो। जब उसे पूरा कंफर्म होता है कि मैं दूंगा तो ये वापस आएगा, तो ये कंफर्मेशन जब मिलती है तब सामने वाला आपको लोन दे देता है। तो मेरे भाई साहब के पास 1 रुपया टोटल इकट्ठा था, मैंने लोन ले लिया। भाई साहब को कहा कि लोन दे दो, तो भाई साहब ने कहा क्यों? मैंने कहा बिजनेस करूंगा। तो उसने कहा क्या बिजनेस करेगा? मैंने पूरा प्रोजेक्ट रखा उनके सामने और 6ठी क्लास में मेरे से 2 साल बड़े भाई साहब को मैंने कन्विंस कर लिया और उन्होंने 1 रुपया दे दिया। 2 रुपये 65 पैसे से मैंने गर्मी की छुट्टियों में पतंग की दुकान लगा ली। और आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने में पैसा डबल, मात्र 3 महीने। आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जो 3 महीने में डबल कर दे? मैंने किया हुआ 6ठी क्लास में। लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है ना, छोटी नहीं थी मेरी। जब मैं 7वीं 8वीं में आया था ना, तो मेरे सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। आम बच्चे जैसे मैं सोचता ही नहीं था। थैंक गॉड, भगवान ने पता नहीं क्या क्या दिमाग में डाला। होली का सीजन आता ना, तो सारे बच्चे ये प्लानिंग करते 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 10 दिन पहले कि कौन सा कलर लाऊंगा और किस किस को लगाऊंगा और कहां कहां जाकर लगाऊंगा। जिस समय वो कलर लगाने की प्लानिंग कर रहा होता ना, उस समय मैं कलर की दुकान लगाने की प्लानिंग कर रहा हूं। दिवाली पर लोग पटाखे चलाने की प्लानिंग करते थे, मैं दुकान खोलने की प्लानिंग करता था। राखी पर लोग राखी बांधने की प्लानिंग करते थे, मैं राखियों की दुकान लगाने की प्लानिंग करता था, नारियल की दुकान लगाने की प्लानिंग करता था। 8वीं क्लास तक भाई साहब मैं 800-900 रुपए एवरेज कमा लेता था पर मंथ। उस समय हमारे टीचर थे ना, उनकी सैलरी थी 778 रुपए बेसिक, तब मेरी 900 रुपए इनकम। 11वीं 12वीं में आते तो भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था कि काम कौन सा सही है कौन सा गलत है। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार था। उस समय एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी होती थी हिंदुस्तान में। 150 रुपए ब्लैक चलता था। नेटवर्क आज बना रहे हैं आप पुनाराम जी, ये नेटवर्क हमने 11वीं क्लास में बना लिया था। पूरे मोहल्ले का सर्वे किया कि कौन सी फैमिली छोटी है, और उस छोटी फैमिली के पास जाकर हम प्लान बताते थे, क्योंकि गवर्नमेंट 28 दिनों में 2 सिलेंडर देती थी, उनको एक ही लगता था। हम उन्हें कहते थे भाई साहब 2 ही गवर्नमेंट से ले लो, 1 हमें दे दो, ऊपर से 100 रुपया देंगे। और भाई साहब 70 फैमिलियों को आइडेंटिफाई करके उनसे 1-1 सिलेंडर लेता था, 100 में लेता था, 150 रुपए ब्लैक में बेच देता था। ये 11वीं क्लास के मेरे कारनामे।
12वीं क्लास में आते आते भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किसी से डरता ही नहीं था। उस समय पेट्रोल पंप जिसके पास होता था, एलपीजी सिलेंडर की जिसके पास एजेंसी होती थी, वो समाज के बहुत प्रतिष्ठित आदमी होते थे। 12वीं क्लास में भीलवाड़ा के डीलर थे इंडियन गैस के, उनके चेंबर में मैं बिना परमिशन घुस गया और मैंने जाते ही खड़े खड़े उनको बोला कि सर मुझे पता है कि आप जो सिलेंडर देते हैं ना उसमें कुछ सिलेंडर ब्लैक करते हैं। तो वो खड़ा हो गया, उसने कहा इंफॉर्मेशन दे रहा कि इंक्वायरी कर रहा। मैंने कहा ना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना इंक्वायरी कर रहा हूं, आपके काम की बात बता रहा हूं। आप बहुत सामान्य, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, देश का गौरव है, समाज का गौरव है। आप जब ब्लैक करते हो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज के बाद ब्लैक जब करना हो तो मेरे थ्रू करो। और भाई साहब मैंने 12वीं क्लास में उसको प्लान समझा दिया और उसे समझ में भी आ गया और उसने सारे कर्मचारियों को कह दिया कि ब्लैक आज के बाद हमारे यहां से नहीं होगा, हमारा नाम खराब होता है, इसके थ्रू करो। और पूरे सिलेंडर वो मुझे देते थे 100 रुपए में और मैं 150 रुपए में ब्लैक करता था उसको। आपकी शादी ब्याह होता ना भाई साहब, शादी ब्याह होता तो पूरे सीजन में 7-8 नौते आते होंगे जब आप खाना खाने के लिए शादी में जाते हैं। पूरे भीलवाड़ा में एक भी शादी नहीं थी जिसका नौता मेरे पास ना आए। जब भी कार्ड चलता था तो सबसे पहले मेरे पास ही आते थे और कहते थे सर सह परिवार आना है, साथ में 4 सिलेंडर भी लाना। 2-3 हजार रुपए कमा लेता था भाई साहब जब मैं 11वीं-12वीं क्लास में था। और सोचता था कि जिस दिन बीकॉम होगा ना पैसों की झड़ी लगा। और मेरा बीकॉम हुआ, 1 साल पहले मैंने माहौल बनाना चालू कर दिया अपने सीनियर के साथ कि मुझे नौकरी करनी है। नौकरी एकदम तैयारी थी, 3-4 जगह इंटरव्यू दिया, एक जगह सिलेक्ट हो गए। सैलरी इसलिए नहीं पूछी क्योंकि इंटरव्यू देने वाले बहुत सारे लोग थे। मैंने कहा सैलरी अगर पूछ ली तो सारे मेरा नंबर कटेगा। तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, पूरा महीना काम किया, तब मुझे 750 रुपए दिए। जब 750 रुपए मेरे हाथ में आए ना, उस दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन था। 750 रुपए उस आदमी के हाथ में आए जो पार्ट टाइम में 3000 रुपए कमा लेता था। मैं रात भर रोया, मेरी आंखें लाल हो गई। मेरी माँ मेरे पास सुबह आई और उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार वो आदमी मेरी कीमत 750 लगा रहा, क्या मैं 750 का आदमी लगता हूं? तो मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा तू तो करोड़ों का है। सबकी माँ ऐसी ही होती है ना, कोई बड़ी बात नहीं। मेरी माँ ने बोला तू तो करोड़ों का है, लेकिन तुझे परेशान नहीं होना चाहिए, ये तेरे जीवन की अंतिम इनकम नहीं है, दिस इज द फर्स्ट इनकम, है ना, ये पहली इनकम है, यहां से सफर चालू होता है, ये सफर खत्म थोड़ी हुआ तेरा। अगर 100 मंजिल पर भी जाना है तो पहली मंजिल पर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैंने नौकरी को कंटिन्यू किया। लेकिन बात करने और काम करने का तरीका हर व्यक्ति से मेरा थोड़ा अलग था, सोचने का तरीका अलग है, एंगल ही अलग था। जब पूरी कंपनी के सारे कर्मचारी है ना ये कहते थे ये मेरा काम नहीं है। आप भी आज भी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जाना या गवर्नमेंट कर्मचारी के ऑफिस में जाना या प्राइवेट कर्मचारी के ऑफिस में जाना, कोई भी आदमी अपने द्वारा जो दी गई जिम्मेदारी है उससे ज्यादा काम नहीं करना चाहता, कोई भी। आप किसी गवर्नमेंट कर्मचारी को थोड़ा सा पूछेंगे ना भाई साहब ये फॉर्म कैसे भरना है, उसको आता है, उसके पास टाइम भी है, फ्री है, और उसे कहना कि भाई ये फॉर्म भरने में मदद करो ना, तो कहेगा मेरा काम नहीं है, शर्मा जी का, उनके पास जाओ। जब हमें से हमारे को भी ये काम कहा जाता है तो हम भी कहते हैं दिस इज नॉट माई वर्क, ये उनका है, उनके पास है। जब सारे लोग कहते थे ना ये उनका काम है, उस समय मैं क्या करता था, अपने काम को फटाफट खत्म करता था, स्पीड से, एकदम स्पीड से अपने काम को खत्म करता था और फ्री होकर बॉस के चैम्बर में जाकर बैठ जाता था और ये पता करता था कि बॉस करता क्या है और ये बॉस क्यों है। तो वो काम करता था, मैं बहुत बारीकी से देखता था। बॉस मुझे कहता था हूं, मैंने कहा सर काम मेरा कंप्लीट है सर, वो फिर बैठ जा। मैं वहां बैठता था, बॉस को 3-4 काम करते हुए देखता था, एंट्री करते हुए देखता था, तो मुझे पता चल जाता था कि ये क्या गणित है। फटाफट कैलकुलेशन में समझ जाता था और 3-4 चीज को ढंग से देखने के बाद मैं बॉस को धीरे से बोलता था सर आप इतने बड़े आदमी हैं, आप क्या ये छोटा मोटा काम करते हो, ये काम तो सर मैं भी कर सकता हूं, आप दूसरा काम करो ना। तो बॉस ने कहा ये छोटा मोटा काम नहीं है, पूरी कंपनी इस एंट्री पे टिकी हुई है। मैंने कहा सर मेरे से करवा के देख लो, अगर ठीक होती तो मैं कर लेता हूं, करके बता। मैं एक एंट्री को ढंग से कर देता, दूसरी को भी ढंग से, तीसरी को। तो बॉस को इतना कॉन्फिडेंस आता है कि बॉस कहता चल ठीक है तू इस काम को कर, मैं जाता हूं। वो चले जाता था। धीरे धीरे क्या करता था, मैं अपने बॉस के टुकुर 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 सारे काम को ले लेता था और बॉस को पंगु बना देता था। बॉस मेरे ऊपर नाचना चालू करता था। बॉस के काम मुझे आते, सबको छुट्टी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन मुझे नहीं मिलती थी।
क्योंकि बॉस का काम तो मैं करता था। सबको एक ही बार में सेंशन मिल जाती थी छुट्टी की, लेकिन मैं जब से भी बॉस को कहता था सर छुट्टी दो ना एक दिन की, तो कि क्यों, क्या जरूरत है, क्या काम है। मैंने कहा सर बैंक में पैसे जमा कराने, बैंक में पैसे जमा कराने, मैं जा रहा हूं लंच पर, अभी जमा करा दूंगा, तू यहां बैठ। अब बॉस मेरे सारे काम करने लगा और मैं बॉस के काम करने लगा, उल्टा कर दिया पूरा। अब छोटे मोटे जो मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भी मेरा बॉस जमा करा और मैं उसके सारे काम करता था। जिस डिपार्टमेंट में मैं गया उस डिपार्टमेंट के सारे बॉस मेरे कब्जे में आ गए, सब मेरे साथ नाचते थे। फिर भाई साहब जब 4 साल की मेरी सर्विस हुई, तब तक मेरी कंपनी का मालिक मेरा नाम भी नहीं जानता, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग सारे मैनेजर करते थे और मैनेजर की शाबाशी मिलती थी, काम सारा मैं करता था। वेरी गुड हमेशा बॉस बोलता था और ये सारी शाबाशी मिलती थी मेरे मैनेजर से। एक बार मैंने 15 दिन की छुट्टियां ले ली एक साथ, 15 दिन की। बॉस आया ऑफिस में, यानी मालिक आया ऑफिस में, और वो बॉस से पूछा काम का क्या हुआ, तो कहते सर काम तो नहीं हुआ। क्यों? सर वो मुकेश कोठारी छुट्टी पे है। हु इज मुकेश कोठारी, कौन है? अब जिससे पूछे वो कहे मुकेश कोठारी छुट्टी पे इसलिए काम नहीं हुआ। तो बॉस ने कहा उसको लेकर आओ। वो कहे सर वो छुट्टी पर है। वो कहे नहीं लेकर आओ, कहा ना लेकर आओ, उसको उठाकर लेकर आओ। और भाई साहब 4 आदमी मेरे घर पर आ गए जीप लेकर, बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग वाले आदमी। चलो, मैंने कहा नहीं चलूंगा। वो कहे तुम मान रहा है कि उठा के ले चले? और वो मेरे को उठा के ऑफिस पे ले गए, बॉस के सामने खड़ा कर दिया। बॉस ने कहा क्या प्रॉब्लम है? तेरा नाम मुकेश कोठारी? मैंने कहा यस। क्यों नहीं आ रहा नौकरी पर? मैंने कहा सर नौकरी में 15 दिन की छुट्टी ली है तो एक बहाना है, असल में तो नौकरी छोड़नी है। वो कहा क्यों छोड़नी है? कि सैलरी प्रवृत्ति नहीं सर, 3,500 रुपए देते हो, कैसे काम चलेगा? सैलरी की प्रॉब्लम है? मैंने कहा यस। ठीक है कल से 4.5 कर देंगे, आ जाना। मैंने कहा 4.5 नहीं 7, और एक ही झटके में बॉस के बराबर। हाँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहता मेरा काम नहीं है, दिस इज माई वर्क। जिम्मेदारी एक इंसान को टॉप पर पहुंचाती है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं ना तो हर व्यक्ति के नजदीक पहुंच जाते हैं। मेरे बॉस को अच्छी तरह पता था कि मेरी सैलरी 15,000, मुकेश की 13,000, लेकिन ये एक्स्ट्रा इनकम में मेरे से डबल कमाता है। अगर मैं इससे पैसे कमाने की बात करूंगा तो ये शायद कभी नहीं मानेगा और इसका ईगो हर्ट हो जाएगा और ये शायद आएगा ही नहीं। तो उसने अलग टेक्नोलॉजी दी। मेरे बॉस ने शनिवार के दिन रात को 8 बजे मुझे धीरे से कहा मुकेश तेरी हेल्प चाहिए। मैंने कहा सर कैसी हेल्प? कि यार सैलरी है ना उससे परवड़ता नहीं है, कुछ इनकम और चाहिए, क्योंकि सैलरी वालों की सबकी हालत खराब होती है। बॉस ने मुझे कहा देख तू थोड़ा बहुत बिजनेस करता है। मैंने कहा नहीं सर कभी कभी। वो नहीं कभी कभी की बात नहीं कर रहा हूं, तू कर, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है ना, क्योंकि कंपनी का काम तू ठीक कर रहा है, मैं तुझे क्यों रोकूं? बस हेल्प ये लगेगी अब मुझे भी करना है। कल मेरे बिजनेस कलीग पुराने दोस्त आ रहे हैं, वो मेरे पास एक बिजनेस लेकर आ रहे। अब मैं परेशान हूं कि इस बिजनेस को करूं कि नहीं करूं, मैं निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए प्लीज आना तेरी हेल्प लगेगी। एज एडवाइजर बुलाया, बिजनेस के लिए नहीं बुलाया, हेल्प लगेगी। 10 बजे आएगा ना, मेरी हेल्प करेगा ना। अब कोई हेल्प के लिए बोले तो कैसे मना करे? मैंने कहा सर बिल्कुल आऊंगा, करूंगा। 3 चीजों का ध्यान रखना। पहला, ठीक 10 बजे आ जाना, लेट मत हो। दूसरा, पेन डायरी जरूर लेकर आना, क्योंकि सारी बात नोट करेगा तभी तो बताएगा। और आगे आगे आके बैठना ताकि ढंग से समझ में आए मेरी जिंदगी का मामला। भाई साहब कुछ पता ही नहीं था, हम तो पेन डायरी टाई वाई लगा के एकदम कंप्लीट एडवाइजर की तरह आगे आकर बैठ गए। मैंने कहा भाई ये ढंग से समझूंगा और बॉस को बता दूंगा और खुश कर दूंगा। बिजनेस से हमें कोई लेना देना नहीं था, हम चुपचाप आके बैठ गए। अब पेन डायरी निकालकर हम नोट करने की तैयारी कर रहे थे। मैंने सोचा कि अब ये आदमी आया है सूट में टाई में, ये अब कुछ बताएगा और मैं इसे नोट करूंगा। लेकिन भाई साहब वो तो कुछ बताता ही, जो भी आता कहता बजाओ ताली। मैंने कहा यार ताली बजाओ, मतलब ताली का बिजनेस है, क्या समझाना चाह रहे हैं? 3-4 कार्टून बदल गए, तब तक किसी ने बताया ही नहीं। सबने गर्मी में सूट पहन रखा, फुल कंफ्यूजन कि इसको सर्दी लग क्यों रही। नया आदमी तो ऐसे ही सोचता ना बेचारा। राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, हाँ फुल उमस का माहौल, और ये सूट पहनकर पसीने से तर-बतर फिर भी खोल नहीं रहा और कस के टाई बांधी, कुछ समझ में नहीं आया। फिर तीसरे नंबर का कार्टून आया, वो कहता भाई साहब
ये जो आदमी है ना, इसको 500 रुपए आने वाले हैं, बजाओ ताली। और जब मैं पहली बार जब काउंसलिंग में गया तब तो मुझे पता चला कि ये बिजनेस क्या। तो मेरा नंबर आया, बॉस ने कहा कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा क्या करना सर, आप कुछ बताते तो हो ही नहीं। वो कहे यार सिंपल सी बात है, मैंने तुझे किट दी, तू लोगों को दे। तो मुझे थोड़ी शर्म आई बॉस के ऊपर और अपने ऊपर। मैंने कहा सर आपने मुझे क्या समझ रखा, मैं ये कपड़े बेचने वाला फेरी वाला आदमी लग रहा हूं, 3 जोड़ी कपड़े उसको दूं? सर आप खुद जानते हो कि मेरा टारगेट कैसा रहता है, 1 करोड़ मीटर कपड़ा हम कंपनी का हर साल बेचते हैं, 1 करोड़ मीटर, और तुम ये 3 जोड़ी कपड़े मेरे से बिकाओगे? तो मैंने कहा सर ये काम मेरे से नहीं होगा सर। मना कर दिया बॉस के सामने। तो बॉस ने चिढ़कर एक ऐसी बात बोली कि भाई साहब मेरा पूरा दिमाग ही घूम गया, 180 डिग्री पर दिमाग पूरा घूम गया, चकरा गया। मैं क्या बोल दिया उसको? उसने बोला दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो दुनिया के 100 अमीर व्यक्ति है ना, दुनिया के 100 अमीर, वो 100 के 100 अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि उनके दिमाग में फिक्स है बेच दूंगा। क्या फिक्स है? बेच दूंगा। एक भी ऐसा नहीं है जो बिना बेचे अमीर बन गया। दूसरी बात उसने बोली कि दुनिया के जो 100 अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया के टॉप 100, उनके पास पूरी पृथ्वी का 75% पैसा है। ओहो, पूरी दुनिया के 100 आदमी हैं, उनके पास पूरी दुनिया का 75% पैसा है, और दुनिया के जो रेस्ट 800 करोड़ यानी 8 अरब आदमी है ना, उनके पास केवल 25% पैसा है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि दुनिया के जो 100 अमीर व्यक्ति है ना, पूरी दुनिया के जो 100 अमीर व्यक्ति है ना, उसमें से एक सिंगर कभी अपनी क्लास में भी पहले स्थान पर नहीं आया। चौथी बात क्या बोली? चौथी बात ये बोली कि पूरी दुनिया की जो 100 सबसे कठिन एग्जाम है ना, टफेस्ट एग्जाम, उनकी जो यूनिवर्सिटी ना, जिसे टॉप 100 यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उस टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जब भी कोई टॉपर निकलता है तो वो उन्हीं 100 के यहां पर काम करता है जो कभी क्लास में भी पहले स्थान पर नहीं आया।